हेलो बेटा। चलिए, अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली है क्या, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ नहीं देखेंगे, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम कैसे ऑब्टेन किया है और कैसे उसको ध्यान में रखना है और उसके ऊपर के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने हैं। तो बहुत ही बेसिक है ये थ्योरम जो भी दिया है। देखो बेटा, आप लोग बचपन से जब पॉलिनोमियल पढ़ते आ रहे हो अलजेब्रा के अंदर, तब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है। कौन सा वाला? आप लोगों को एक चीज़ पता है क्या कि जब सबसे पहले तो देखिए, बायनोमियल का मतलब क्या होता है। बायनोमियल थ्योरम, बाय का मतलब होता है टू एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स है। अब हमारा हमेशा का नोटेशन ए प्लस बी, इसके अंदर दो टर्म्स दिख रहे हैं। अब ए प्लस बी का पावर 1 है तो इसको ए प्लस बी ही लिखेंगे। अगर ए प्लस बी का पावर 2 है तो इसको लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके। अगर ए प्लस बी का पावर 3 है तो इसको लिखा जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस तरीके से। तो इन जनरल हमें ये दोनों एक्सपांशंस पता होते हैं। अब फोर्थ पावर वाला हमें पता नहीं होता, तो कई बार हम लोग पास्कल ट्रायंगल यूज करके इसको लिखते हैं, जो कि कैसे होता है, a⁴ होता है प्लस 4 टाइम्स a³ b प्लस 6 टाइम्स a² b² प्लस 4 टाइम्स ab³ प्लस b⁴। अब इसके बाद में फिर से अगर लिखना है तो फिर से पास्कल ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए एक और पावर के लिए आप लिख सकते हो, यहां तक भी आपने लिखा तो भी ठीक है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ए एंड बी के कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऑब्जर्व करके ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी होल रेस टू n। मतलब सीधा मैं जनरलाइजेशन करने जा रहा हूं कि कभी भी आपको दो टर्म का, बायनोमियल का कितने भी पावर का एक्सपांशन करना है, जो भी पावर रहे, n नेचुरल नंबर से आएगा, ध्यान में रखना। एंड a एंड b आर रियल नंबर। ठीक है, हियर मैं बोल देता हूं a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज नेचुरल नंबर। तो अगर आपको a प्लस बी रेस टू n लिखना है तो आप सीधा इसका जनरलाइजेशन करते हो, nc0 इंटू a रेस टू n इंटू b रेस टू 0 प्लस nc1 a रेस टू n माइनस 1 b रेस टू 1 प्लस nc2 a रेस टू n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a रेस टू n माइनस 3 b रेस टू 3 अप टू लास्ट nCn a रेस टू 0 b रेस टू n। क्या समझे? अभी देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये nc0 nc1 nc2 ऐसे करते करते आप जा रहे हो ncn तक। ये है क्या? ये कोएफिशिएंट्स है किसके? a एंड b के। आप जब किसी भी बाइनोमियल का एक्सपांशन करते हो तब आपको जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स मिलते हैं, जैसे मान लीजिए a² है, ab है, b² है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को जरा देखिए आप। सबसे पहले जब पावर 1 होता है तब कोएफिशिएंट को देखिए, दोनों का भी 1 1 कोएफिशिएंट है। जब पावर इसका 2 होता है तब आप देखिए टर्म्स 3 है। जितना भी पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म होती है एक्सपांशन के अंदर। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 पावर है, तो जब आप इसको खोलेंगे एक्सपांड करेंगे तो 3 टर्म्स मिलेंगी। पावर 3 है तो 4 टर्म्स मिलेंगी, पावर 4 है तो 5 टर्म्स मिलेगी, पावर n है तो n प्लस 1 टर्म्स रहेंगे एक्सपांशन के अंदर। अब यहां पर हर टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है, और वो कोएफिशिएंट स्पेसिफिक पैटर्न में आ रहा है। कैसे पैटर्न में आ रहा है? तो उसको आप कॉम्बिनेशन का यूज करके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, तो आपको समझ में आया कि भैया ये तो पावर 3 है, तो आप इस 1 को लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहां पर 1 3 3 1 है, 1 3 3 1, ये किसका है, किसके कोएफिशिएंट्स है? ये इस वाले के कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, जो मैंने लिखे हैं। अब आप लोग इसको कॉम्बिनेशन का यूज करके कैसे लिख सकते हो? n मतलब ये जो पावर है उसको n बोलते हैं हम, n का मतलब पावर। तो इसके अंदर पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3c0, इसको लिख सकते हो 3c1, इसको लिख सकते हो 3c2 और इसको लिख सकते हो 3c3। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे एक पैटर्न बन रहा है जो ध्यान में रखा जा सकता है, जिसको मतलब आप जनरलाइजेशन जब करेंगे तब आपको कोएफिशिएंट की फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप सीधा शुरुआत से nc0 nc1 nc2 ऐसा कब तक लिखना है जब तक ऊपर और नीचे वाला एक नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए आप अगर a प्लस बी रेस टू 8 निकालने जा रहे हो तो उसके अंदर 9 टर्म रहेगी,
उसके कोएफिशिएंट की शुरुआत कहाँ से होगी, NC0, फिर NC1, फिर NC2, ऐसे करते करते NC8 तक। n मतलब 8C0, 8C2, ऐसे 8C8 तक इसकी कोएफिशिएंट्स रहेंगे। तो कोएफिशिएंट्स की बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखना है आपको, बाइनोमियल है तो दो टर्म्स है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है बाइनोमियल के अंदर का। अब पहले टर्म का पावर जो है वो हर टर्म में डिक्रीज होते जाता हुआ आपको दिखता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़े से बड़े की बात करते हैं हम लोग, 3 वाले पावर की बात करते हैं। अगर a प्लस बी होल क्यूब देख रहे हो आप, तो पहले टर्म के अंदर इसका पावर सबसे ज्यादा है, 3 है, फिर 2 बना, फिर बना 1 और फिर बना 0, मतलब कुछ भी नहीं। और उसी के साथ में क्या होता है पता है, b का पावर बढ़ते जाता है। पहले टर्म में b का पावर 0 है, मतलब b⁻0 1 होता है, तो पहले टर्म में b है ही नहीं। दूसरे टर्म में b का पावर बना 1, फिर तीसरे टर्म में बना 2, फिर चौथे टर्म बना 3। तो इसको आप समझ लेना कि एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता देता हूं, कौन सी, कि जब आप किसी भी बाइनोमियल का एक्सपांशन करते हो ना, तब हर टर्म के अंदर ये जो दोनों टर्म्स है, हर टर्म के अंदर इन दो टर्म्स के पावर्स का जो एडिशन है वो n इक्वल टू n होता है। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का क्यूब कर रहे हो, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो इसका पावर 3 है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, इनके पावर का एडिशन 3 आएगा, इनके पावर का एडिशन 3 आएगा और इसका भी पावर 3 रहेगा। तो हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या रहेगा आपके एक्सपांशन में, फर्स्ट टर्म का पावर n, सेकंड टर्म का पावर n, ये आपका ये रहेगा। तो इसको ध्यान में कैसे रखना है बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए शुरुआत पहले टर्म का पावर डिक्रीज होते जाता है और दूसरे टर्म का पावर इंक्रीज होते जाता है। तो जैसे आप लास्ट के टर्म में पहुंचते हो तो कोएफिशिएंट बन जाता है 1, पहले का भी कोएफिशिएंट 1 होता है पहले टर्म का, और लास्ट के टर्म का भी कोएफिशिएंट 1 ही होता है। और जब आप इसका एक्सपांशन लिखते हो तब पहले टर्म का पावर डिक्रीज होते जाता है, दूसरे टर्म का पावर इंक्रीज होते जाता है। तो पहला टर्म जो होता है उसका हाईएस्ट पावर होता है पहले टर्म के अंदर एक्सपांशन के, और जो सेकंड टर्म होता है उसका हाईएस्ट पावर होता है लास्ट टर्म के अंदर एक्सपांशन के। तो बहुत सिंपल है बाइनोमियल एक्सपांशन को ध्यान में रखना, ठीक है। मैं ऊपर की चीजें हटा देता हूं। अब अगर मान लीजिए कि आपको नेगेटिव, मतलब a माइनस बी के लिए आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, आपके पास a प्लस बी होल रेस टू n के लिए है। अब a माइनस बी के लिए लिखना है, तो बेटा ध्यान में रखना कि a माइनस बी को आप लिख सकते हो a प्लस माइनस बी होल रेस टू n। तो इसका एक्सपांशन कैसे होगा, देखिए इसका एक्सपांशन यहां पर लिखता हूं मैं, NC0 a रेस टू n। अब b का पावर लिखने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, प्लस NC1 a का पावर 1 से कम होगा, b का पावर आ जाएगा, b खेल में आ गया अभी। अब यहां पर b क्या है, माइनस b है, ठीक है ना, प्लस NC2 a रेस टू n माइनस 2 इंटू माइनस बी का पावर आएगा 2। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूं, जो भी यहां पर है ना c के सफिक्स में जो भी लिखा हुआ है वही b का पावर होता है, इसको भी ध्यान में रख रहा है अगर कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो मैं अब आप सीधा नतीजा लिखता हूं कि रिजल्ट यही होता है। देखिए जब माइनस आता है ना, यहाँ पर सेकंड टर्म को माइनस लेते हो ना, तब रिजल्ट इसी के बराबर होता है, प्लस साइन क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ये पहला टर्म प्लस होगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इस तरीके से करते जाना है आपको, ठीक है ना। तो प्लस माइनस इसी के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को a प्लस बी होल रेस टू n का एक्सपांशन बता ही देता हूं, ठीक है। उसको कैसे ध्यान में रखना और उसकी कुछ चीजें, खास चीजें। तो देखिए बेटा a प्लस बी होल रेस टू n का हम लोग एक्सपांशन देख रहे हैं, तो इसकी कुछ खास चीजें ध्यान में रखेंगे हम लोग कि जब भी आप बाइनोमियल का एक्सपांशन करते हो, जैसे a प्लस बी इसका पावर n है, तो इसके एक्सपांशन में आपको n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगी, समझे बात को। मतलब अगर पावर 3 होता है तो उसका एक्सपांशन करेंगे तो 4 टर्म्स मिलेंगी। सेकंड चीज, आपको यहां पर प्लस दिया हुआ है तो आप इसी को लिख सकते हो a, मतलब अगर प्लस की जगह माइनस आता है तो आप इसी को a प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो। तो जो रिजल्ट इसका है वही रिजल्ट इसका भी रहेगा, बस अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरीके के साइंस आएंगे। तो पहले टर्म का साइन प्लस होता है, दूसरे का माइनस होता है। तीसरी चीज, पावर एक्सपांशन जब करेंगे तो एक्सपांशन के अंदर सम ऑफ पावर ऑफ बोथ नंबर्स इज n,
जो मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए a+b होल रेज़ टू 6 लिख रहे हो, तो जितने भी टर्म्स आएंगे हर टर्म का पावर जो है वो 6 रहेगा, उसकी वेरिएबल जो भी रहेंगे उनके पावर्स का एडिशन देखना, तो वो n ही आता है, ठीक है। और इसका एक्सपांशन कैसे ध्यान में रखना है, एक्सपांशन को NC0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंटू a⁻n, ठीक है, इंटू b⁻0 होता है, तो आप ये सीधा ओमिट भी कर सकते हो, तो a⁻n प्लस NC1 लिखेंगे, NC0 था NC1 आया, a का पावर 1 से कम हुआ, और b का पावर क्या होता है जो यहाँ पर होता है, जैसे पहले इसमें भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि NC0 a⁻n और b का पावर 0 जो यहाँ पर है। फिर आगे बढ़ेंगे, NC1 था NC2 आएगा, a का पावर होगा n-2, यहाँ पर जो भी a का पावर उससे 1 से कम होता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पहले टर्म का पावर कम कम होते जाएगा, दूसरे टर्म का पावर बढ़ते जाएगा। यहाँ पर b का पावर 1 था, b का पावर 2 बनेगा, नहीं याद में रहता तो यहाँ का और यहाँ का नंबर सेम है, पकड़ लेना है। तो ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या रहेगा, NCn रहेगा, a का पावर रहेगा 0 एंड b का पावर रहेगा n। तो लास्ट टर्म के अंदर ये भी 1 होता है, ये 1 होता है, तो सिर्फ b⁻n बचता है। पहले टर्म के अंदर ये दोनों 1 होते हैं तो a⁻n बचता है। तो इतना सिंपल फॉर्मूला है, और इसी को कहा गया है बाइनोमियल थ्योरम। और इसके अंदर a एंड b क्या है, वो कोई भी रियल नंबर है, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको थ्योरम बोला है मतलब क्या इसका एक्सपांशन आप ऐसे लिख सकते हो। शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना कि a+b⁻³ करके बताया आपको, और फिर वो पैटर्न को पकड़ के हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा है। लेकिन क्या ऐसे लिखना सही है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, किसी भी पावर के लिए सही होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज़ को वेरीफाई किया गया है बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंडक्शन। तो अगर बाइनोमियल थ्योरम सही है या नहीं, मतलब इसका एक्सपांशन ये आता है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है, तो आप लोगों को मेथड ऑफ इंडक्शन अप्लाई करके आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान में रखना। तो कैसे, अब इस थ्योरम का तो हम लोग उसके प्रूफ के अंदर नहीं जाएंगे, बस इसको ध्यान में रखना वही काफ़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है ये देखा है। अब पूरे बस इतने थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट है आपका पूरा एक एक्सरसाइज, ठीक है, जो सेकंड एक्सरसाइज है। तो अलग अलग मतलब यही है कि दो टर्म का जो भी पावर रहेगा, तो इस फॉर्मूले का इस थ्योरम का यूज करके कैसे उसका एक्सपांशन किया जाएगा, तो पूरा कैलकुलेशन ओरिएंटेड है। तो चलिए, बेसिक्स है सारी चीज़ें, है ना, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने तो ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज डिस्कस करनी है।